आगे के क्वेश्चंस में भी हम बाकी करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी इनका यूज़ करने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं और क्या कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 2 × 10⁻28, फाइंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सो इलेक्ट्रॉन जो है 1 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, ये बात अपने को बताना है। सो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। देखिए क्या क्या दिया हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, 1 मीटर हैज़ 10⁻³ मिलीमीटर, ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद बोला कि करंट है, सो करंट की वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो 10⁻28 एंड इन फैक्ट इट इज़ इन पर मीटर क्यूब। कुछ नहीं दिया हो तो हम पर मीटर क्यूब ही लेंगे। फाइंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि L है, तो L की वैल्यू 1 मीटर दिया है। सो हम टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस यहाँ मैंने L मान लिया और स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। रैंडम मोशन वाली वेलोसिटी नहीं है, रैंडम मोशन की वेलोसिटी से वो 2 कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें लेंगे। लेकिन यदि हमें ये बताना है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये बुक्स में दिया है तो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अब आप देखो, हमें एक आई का फार्मूला हमने और पढ़ा था, आई इज इक्वल टू कितना NeABD, इसलिए हम यहाँ से BD की वैल्यू पुट कर देंगे। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी L, और BD हो जाएगी कितना I डिवाइड बाई NeA, तो ये ऊपर चला जाएगा तो NeAL डिवाइड बाई BD। अब आप देखिए हमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। सो फाइंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। करंट हमें दे रखा है, सो हमें करंट की वैल्यू दिया है तो मैंने BD हटा दिया, और BD हटाने के बाद यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई I। सो आप देखिए क्या क्या दिया है, N इज़ गिवन, E हमें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, लेंथ इज़ 1 मीटर, और I हमें तो दिया है। इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जब भी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, सो हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम हम इसलिए लगा रहे हैं कि आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इतना धीरे धीरे चलता है तो स्विच ऑन करते ही बल्ब जल कैसे जाता है, इसका आंसर हम आगे चल कर के बाद में देंगे। सो आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एरिया ले लिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको चेंज कर दिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद लेंथ हो गई, करंट है, नंबर, डेंसिटी दिया हुआ है और टाइम निकालना है तो L/BD अभी मैंने आपको बताया था NeA L/I आएगा और उसकी वैल्यू पुट कर दिया। सो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1600 सेकंड। ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर N की वैल्यू रख दिया, E रख दिया, यहाँ पर A है 10⁻⁻6, L 1 मीटर है जो मैंने मल्टीप्लाई करने में लिखा हुआ नहीं है, और I2 दिया हुआ है जो कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻3, चूँकि सारी वैल्यू SI सिस्टम में पुट किया है इसलिए टाइम भी सेकंड में ही आएगा। तो ये 1600 सेकंड हो गया, जिसको मैंने मिनट में चेंज कर दिया तो ये लगभग 27 मिनट के आसपास आ जाएगा। इस तरीके से अगला देख लेते हैं। वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I, फाइंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या मतलब होता है, यदि हमें मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, तो m/b होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसके रैंडम मोशन की वजह से यदि आप निकालेंगे तो एवरेज मोमेंटम तो उसका 0 ही आना है। लेकिन हम जब उसमें करंट अप्लाई कर देंगे तो रैंडम मोशन के अलावा वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप कर लेगा। तो रैंडम मोशन के कंपोनेंट की वजह से तो कोई मोमेंटम आएगा नहीं, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होने की वजह से
एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0, जिसकी वजह से उसका एवरेज मोमेंटम भी आएगा 0। लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। तो यदि हमें यहाँ पर मोमेंटम निकालना है तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यदि मेरे को टोटल मोमेंटम निकालना है, पी टोटल, तो टोटल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे, नंबर डेंसिटी, ये हमें दिया रहता है, ये हम फार्मूला इसकी टर्म दिया, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, एरिया इंटू लेंथ के। आप समझिए नंबर डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। इसलिए मैं इस कैपिटल एन की जगह पर कितना पुट कर दिया, एन ए इंटू एल। क्लियर हो गया सभी को। सो टोटल मोमेंटम आ गया, सो पी टोटल आ गया यहाँ पर, दिस इज पी टोटल। अब आप देखिए एन ए एल इंटू यहाँ पर P1, और P1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, M इंटू बी डी के। अब बी डी हटा देंगे क्योंकि I दिया है, तो I किसकी इक्वल होता है, NEABD। सो आप इस बी डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो NaL ये तो होगा ही M, और बी डी किसकी इक्वल होगा, I डिवाइड बाई NEA। सो N से N कट गया, A से A कट गया। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा LMI डिवाइड बाई E। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टोटल मोमेंटम। अब आप देखिए करंट आई है, करंट आई तभी फ्लो करेगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। सो करंट आएगा ही किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी तो उसका टोटल मोमेंटम भी, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो पी टोटल की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, LMI बाई E। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मास का टर्म आ रहा है। सो मास जो है इलेक्ट्रॉन का, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया है 10 टू द पावर -31, 9.1 है ना, 9.1 इंटू 10 पावर -31, और E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19। सो -19 और -31 ये ऊपर जाके प्लस आएगा, तो भी जा कर के -11 -12 बचेगा। सो इतना कम मोमेंटम आएगा, इसलिए हम इसको उसमें रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से आपको वायर हिलता डुलता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करते हैं। सो लेट अस सी आवर सॉल्यूशन। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाला कितना, P1 इजिकल टू M, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया। सो कैपिटल N इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ये मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और लेंथ L मान लिया है, तो इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। सो टोटल मोमेंटम इन लेंथ L, सो कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम को मैंने P से लिख दिया, N इंटू P1। अब N की वैल्यू अभी मैंने बताया है, ये A इंटू L इज़ वॉल्यूम, और जो स्मॉल n है दैट इज़ द नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L आ जाएगा, और P1 M इंटू BD दिया है। अब मैंने इसको तो ऐसे लिख दिया NaL और M, और BD की वैल्यू कितना लिख दिया, I डिवाइड बाई NEA। फिर आप कैंसिल कर देंगे तो देखिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LMI, अभी मैंने आपको इसमें बताया था, समझाया था, तो P की वैल्यू आ जाएगी LMI डिवाइड बाई E। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक वायर है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो लेंथ हमें दिया है 2 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सेम क्वेश्चन है, सो अभी मैंने आपको बताया है। P की वैल्यू आप देखिए कितना बताया, P की वैल्यू यहाँ पर आई है कितनी, LMI बाई E। सो आप यहाँ पर सीधे लिख देंगे LMI बाई E, वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और I की वैल्यू दिया है हमारे पास कितना 2, और E दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको रिलेशन डिराइव करवाया क्या होता है, आप चाहें तो उसे फार्मूला की तरह ध्यान रख सकते हैं, या जो मैंने आपको बेसिक से सॉल्व करना सिखाया है आप वैसे सॉल्व करना सीखिए। बहुत सारे रिजल्ट याद करने कोई मतलब नहीं होता है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए इन सभी की और सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो आप देख लीजिए, मैंने आप रख दिया यहाँ पे 2,
L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 9.131, I 2 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। तो जो वैल्यू आ जाएगी 2.275 इंटू 10⁻⁻11 और मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। सो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो करेगी किस वजह से? बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आपको विजुअलाइज करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इधर लेफ़्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है राइट टू लेफ्ट ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है वो बी डी के इक्वल होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू बी डी के बराबर हो जाएगा। सो मोमेंटम ऑफ ए सिंगल मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज m इंटू बी डी। अब हमें टोटल निकालना है। सो L लेंथ में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब L लेंथ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं। किसी भी मेटल में किसी भी गिवन टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक ये नोन क्वांटिटी होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आगे आने वाली एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि हमें कोई मेटल दिया है, उसकी डेंसिटी दिया है, उसका मोलर मास दिया है, तो हम नंबर डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। सो नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ए नोन क्वांटिटी। तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को, तो हमें जो लास्ट में एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा P इज इक्वल टू LMI/E। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 है कि हमारे पास एक कॉपर रॉड है। रॉड ऑफ कॉपर हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.02 मीटर बाई 0.08 मीटर एंड लेंथ 2 मीटर। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 मिली वोल्ट इज अप्लाइड। फाइंड रेजिस्टेंस, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी, ये सब वैल्यू निकालना है। हमें ये चीज़ भी दिया हुआ है गिवन दैट सिग्मा मैंने आपको करंट डेंसिटी बताया था, सो इट इज़ 5.8 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर और मोबिलिटी म्यू दिया है 0.0032। सब क्या क्या निकालना है अपने को? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालना है। सो रेजिस्टेंस का फार्मूला पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमें क्या क्या पता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब आप देखिए कि रो तो नहीं दिया लेकिन सिग्मा दिया है, तो L बाई सिग्मा ए कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो चलो भाई ये वैल्यू तो निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि हमें लेंथ दिया है, एरिया दिया है और कंडक्टिविटी दिया है। अब दूसरा हमें करंट निकालना है। सो करंट किसके इक्वल होता है? I इज इक्वल टू बी बाई आर के। सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है 50 मिली वोल्ट, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारी I की वैल्यू भी आ गई। हाँ, करंट थर्ड में अपने को निकालना है करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? I बाई ए के। ये भी आसानी से बता सकते हैं हम, क्योंकि हमें I पता है और A दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। सो हमें J इज इक्वल टू मैंने आपको कितना बताया था? सिग्मा इंटू ई। सो आ गया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि J हमने निकाल लिया, सिग्मा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद BD। सो BD निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। चूँकि मोबिलिटी दिया है तो BD इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था? म्यू इंटू ई। दूसरा भी आप बता सकते थे, जैसे J का फार्मूला है, तो J का फार्मूला लगाना चाहें तो NEBD होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें N की वैल्यू जो है प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हम J इज इक्वल टू NEBD लगा करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी इवैल्यूएट नहीं कर सकते। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें इस प्रॉब्लम में खुद दे रखा है कि कंडक्टिविटी है, मोबिलिटी हमें पता है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया है। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर वायर है, वैसे तो जनरली रेक्टेंगुलर वायर्स नहीं होती हैं, हम जो घरों में लेते हैं। सो वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है, तो हम उसको सिलिंड्रिकल वायर बोलते हैं। बट हमने क्वेश्चन में लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का रॉड ले सकते हैं, इजीली लिया जा सकता है। सो उसका क्रॉस सेक्शनल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ दे दिया और उसकी विड्थ दे दिया, और आगे लेंथ हमें प्रोवाइड कर रखा है 2 मीटर, और उसके एंड में 50 मिली वोल्ट का हमने पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल लगाएंगे तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करने स्टार्ट कर देंगे तो उनकी वजह से अंदर करंट डेंसिटी आएगी, टोटल क्रॉस सेक्शन मिलेंगे तो करंट कहलाएगी, एक एक पॉइंट पे करंट डेंसिटी होगी। सो हम इसको ऐसे बता सकते हैं। सो अब देखिए ए की वैल्यू हमें दिया है, ए की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है। सो इस तरह का क्रॉस सेक्शन है ये है क्रॉस सेक्शन, और ये कितना दिया है 0.02, इधर की तरफ दिया है 0. तो रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी? L इंटू बी।
तो एरिया आ गया 8 इंटू 2 16 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 पावर -2 यहाँ से, 10 पावर -2 यहाँ, 10 पावर -4 हो गया। लेंथ 2 मीटर ही दिया है और वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है 50 मिली वोल्ट या 50 इंटू 10 टू द पावर -3। सो आर की वैल्यू हो जाएगी L डिवाइड बाई सिग्मा ए, वैल्यू पुट कर दिया। सो यहाँ आ जाएगा 2.16 इंटू 10 पावर -5 ओम। काफ़ी कम आ रहा है, कम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी ज़्यादा लिया है, मोटा हमने कंडक्टर लिया है। यदि आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देते हैं तो 10 टू द पावर -3 का है। जो यूजुअल हम घरों में वायर लेते हैं वो 10 टू द पावर -6 क्रॉस सेक्शनल एरिया की होती हैं, ये 10 टू द पावर -3 है। तो 1000 गुना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिया है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम आ रही है। फिर I इज़ इक्वल टू B/R लगा दिया जैसे मैंने आपको बताया था, तो यह वैल्यू आ जाएगी। फिर J इज़ इक्वल टू I/A, तो यहाँ J की वैल्यू आ गई और E इज़ इक्वल टू B/L। मैंने इधर आपको E सिखाया था कि आप जो है यहाँ से E हमने यहाँ शायद निकाला नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D निकालना था। सो यहाँ से भी निकाल सकते हैं J इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू E से, और यह तो आप E की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए B/L से, क्योंकि B दिया है L दिया है तो यहाँ से आ जाएगा। सो दोनों तरीके से बता सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू E, चूँकि पता चल गया इसलिए हम ये वैल्यू बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं कि हमारे पास ये इस तरह का एक ट्रंकेटेड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है ये। तो एक तरफ इधर इस एंड का ये सेक्शन 1 में बोल रहा हूँ, तो इस सेक्शन 1 को दिए तो इधर का एरिया A1 मान लेता हूँ, और ये वाला सेक्शन 2 है, इसका एरिया हम A2 मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में देखने से लग रहा है कि A1 की वैल्यू कम होगी और A2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले एक बात हमें ये समझ में आ गई कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेक्शन इज़ लेस दैन एरिया ऑफ द सेक्शन 2। तो हमें कंपेयर करना है I, J एंड BD इन द 2 क्रॉस सेक्शन। सो इधर की तरफ मैंने I1 मान लिया, J1 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD1, इस सेक्शन में I2, करंट डेंसिटी J2 एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD मान लिया। सो हमें ये बताना है कि I1 की वैल्यू I2 के इक्वल होगी या I1 ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा, ये हमें कंपेयर करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह एग्जाम्स में आ रखा है, सो हम बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। सो अब देखिए, चाहे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, यदि किसी सेक्शन में जितना चार्ज इंटर करता है उतना ही चार्ज उससे बाहर निकालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते। या इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रखे होंगे, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। यदि हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, यदि हम इस सेक्शन को आइसोलेट कर लें, तो इस सेक्शन में यदि अंदर चार्ज आया है तो जिस रेट से चार्ज अंदर आएगा उसी रेट से चार्ज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सो चार्ज कंजर्वेशन की वजह से एक बात तो अपने को पता चल गई कि जो करंट I1 है वो I2 के बराबर होगा। सो I1 विल बी इज इक्वल टू I2 बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। यही रीज़न बताना है अपने से। यदि पूछा है कि क्यों है, सो हम ये बताएंगे कि कंजर्वेशन। वैसे हम यहाँ पर मैथमेटिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन 10+2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। आपसे यदि पूछा जाए तो सिर्फ आप ये बताइए कि यदि कोई भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हमारे पास वायर है, यदि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर से करंट फ्लो करके जा रही है, तो उसमें I1 किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल ही होगा। अब देखिए, जो J की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, I/A के। तो I की वैल्यू तो क्या हो गई, सेम हो गई, लेकिन A जो है वो डिफरेंट है, इसलिए A की वैल्यू सेम, J की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती है। तो जिसका A ज़्यादा होगा उसी करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। इसी तरीके से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। सो J इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, NE/BD के। अब J, ये दोनों तो सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो J किस पर डिपेंड कर गया, BD पर। सो BD विल बी प्रोपोर्शनल टू J, ऐसे लिख सकते हैं। सो चूँकि आपकी करंट डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यदि हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कोई वायर है या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, तो उसके हर क्रॉस सेक्शन से जाने वाली करंट की वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगी। सो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसका अभी मैंने बताया ना J इज इक्वल टू I/A, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो A2 की एरिया ज़्यादा है तो J2 की वैल्यू कम हो गई, और जिसका J कम होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। इसका मतलब J2 इज लेस दैन J1 एंड BD2 इज लेस दैन BD1। आप देख लो, यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है
कि J2 इज़, हाँ यहाँ पर ये आप J2 J1 इज़ ग्रेटर देन J2 लेना पड़ेगा, है ना। जिस ए की वैल्यू जिसका एरिया कम है उसकी करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। J इज इक्वल टू, ये है ना, J इज इक्वल टू आई बाई, यहाँ पर मैंने करेक्ट कर दिया। एंड BD1 इज़ ग्रेटर दैन BD2। सो क्रॉस सेक्शन 1 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और क्रॉस सेक्शन 1 में करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, करंट, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी निकालना सीख गए। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आगे हम फ्यूज वायर डिज़ाइन करते हैं, बल्ब का फिलामेंट डिज़ाइन करते हैं, या हीटर का नाइक्रोम वायर जो लेते हैं, यदि हम इस तरह की कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी जानना चाहेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बिना हम इनके बेसिक आइडिया के ये कभी भी नहीं बता पाएंगे कि आखिर हम हीटर के लिए ये वायर क्यों ले रहे हैं, बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का वायर ही क्यों ले रहे हैं। इस तरह के यदि अपने क्वेश्चन के आंसर देना है सो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसलिए मटेरियल की प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी है, मोबिलिटी है, करंट डेंसिटी, ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको लास्ट में केवल करंट डेंसिटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, करंट डेंसिटी और करंट के ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। सो आप देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अच्छा, 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट है कि वेरिएबल? सो 2 ही है। यदि हम टाइम की वैल्यू रखें तो क्या टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? यदि मैं लिखता कि 2t है, यदि मैं लिखता कि करंट 2 sin t है, यदि मैं लिखता करंट 2/t है, यदि t का कोई फैक्टर आता तो हम ये ज़रूर बोल सकते थे कि हमारी जो करंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, चेंज कर रही है। या आगे करंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, एरिया के अकॉर्डिंग तो चेंज होगी नहीं। तो अपने को क्या निकालना है, करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी J की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना, I डिवाइड बाई A। I दिया है और एरिया दिया है। तो आप देखिए क्रॉस सेक्शन सीधे अपने को दे रखा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और I की वैल्यू लिख दीजिए। सो J इज इक्वल टू I बाई A। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। देख लीजिए, मैंने एक वायर बना दिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, अब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो J की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो J की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। सो यदि आप यूनिफॉर्म वायर लेंगे तो पूरे यूनिफॉर्म वायर में करंट डेंसिटी सेम होगी, और नहीं लेंगे तो करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी। करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी तो उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। सो J की वैल्यू हमने ले लिया कितनी, कांस्टेंट। फिर हम ले रहे हैं कितनी, J इज इक्वल टू I बाई A। तो I की वैल्यू 2 दिया है और A की वैल्यू मैंने वहाँ लिख रखा है 10 टू द पावर, यहाँ लिखा हुआ है ना, A इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। सो I की वैल्यू आ गई कितनी, 2 एम्पियर। सो हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 पावर -6। सो यहाँ पर ऊपर जा कर के ये -6 जा कर कितना हो जाएगा, +6। तो यह आ जाएगा J इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सो J इज इक्वल टू 2। करंट डेंसिटी की वैल्यू कंडक्टर में आप देखिए हमेशा ज़्यादा आ रही है। हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं, किसी में 10 टू द पावर 5, किसी में 10 टू द पावर 6 और किसी में 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आया है। इसी तरीके से अगले ले लेते हैं। रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर इज 2 मिलीमीटर। सो अब एरिया नहीं दे करके आपको रेडियस दे दिया। एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड करंट डेंसिटी। सो आप समझिए कि सिलेंड्रिकल वायर का क्या मतलब होता है। सो जैसे हमारे पास ये कोई एक वायर है ये, सो वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन है ये डिस्क होगा। तो यदि मैं केवल इस क्रॉस सेक्शन को बनाऊं तो ये एक सर्कल हो गया। तो इसकी रेडियस अपने को दिया हुआ, रेडियस दिया है तो डिस्क के एरिया किसके इक्वल होगी, I इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो A की वैल्यू आप निकाल लेंगे, से एरिया विल बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और J हम अपना जानते हैं, तो J इज इक्वल टू कितना हो गया, I बाई A। सो यहाँ I हो जाएगा। ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये एग्जाम में आए हुए भी हैं। सो J की वैल्यू आ गई I डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। I गिवन है, R गिवन है, आप इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। सो करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में आ गई। यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो R की वैल्यू हमें दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आ गया। I की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने कितना लिख दिया, 3.14। और रेडियस दिया है हमें 2 इंटू 10 टू द पावर -3।
-3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12.56 इंटू -3 और उस पर 2 का पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -6 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 10 टू द पावर -6 आ जाएगी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए आई बाई ए की, तो 2 डिवाइड बाई 12.56 इंटू 10 पावर -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 12.56 ये 0.16 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अभी तक के जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए उसमें वायर मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की लिया है जिसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट होगी ही होगी। अब मैं आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हमें करंट डेंसिटी दिया रहेगा और करंट निकालना होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, करंट दिया था, करंट डेंसिटी निकालना है। अब आप आगे देखिए, रेडियस ऑफ ए वायर इज आर एंड करंट डेंसिटी इज जे नॉट, फाइंड करंट। सो आप ये बताइए कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। सो यहाँ पर जो जे है वो जे नॉट है। सो जे नॉट एक सिंबल है कोई, यदि ये लिखा होता जे नॉट इंटू आर, जे नॉट बाई आर, जे नॉट बाई आर स्क्वायर, मतलब चूँकि ये सिलिंड्रिकल वायर है हमारी, ये इसका एक्सिस दिया होगा, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से ये कोई पॉइंट अंदर मान लें तो डिस्टेंस आर है। तो यदि करंट डेंसिटी इस आर पर डिपेंड करती है, मान लो जे इज इक्वल टू जे नॉट आर लिखा है, सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दिस आर, तब तो हम बोलेंगे वेरिएबल है। यदि ये वाला फैक्टर है ही नहीं है हमारे पास, इसका मतलब जे की वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो करंट डेंसिटी यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही, और यदि हर जगह करंट डेंसिटी सेम है तो टोटल करंट जो है आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जे इंटू ए के। और यदि करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल जे डॉट डी ए। ये मैंने आपको दोनों बातें बता दिया है। सो हमें करंट डेंसिटी से करंट निकालना है। सो करंट डेंसिटी से करंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होता है, करंट इज द फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी। फ्लक्स का मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ किसी एरिया से फ्लो करके जाती है, जैसे कोई गेट है आप यहाँ और आप यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो यदि आप यहाँ से इसको क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये पेन उसको फ्लो करके जा रहा है। और यदि इस तरह के बहुत सारे पेन हम यहाँ से भेजें तो हम ये निकाल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी का फ्लक्स क्या होगा। तो इस तरीके से चूँकि इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से लगातार फ्लो करके जा रहे हैं, सो उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट डेंसिटी मिले, तो उस करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स है उस टोटल एरिया से उसका जो इफेक्ट है दैट इज़ आवर करंट। सो करंट होगा जे डॉट ए। चूँकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, सो हम ये मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इधर ही डायरेक्शन है, तो जो हमारी करंट डेंसिटी है वो किधर की तरफ है, अलोंग द एक्सिस। कुछ नहीं दिया हो तो करंट डेंसिटी इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर। तो आप देख लो, जे की वैल्यू जे नॉट, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर ले लिया, आई की वैल्यू कितनी मान लिया मैंने, आई की वैल्यू ले लिया मैंने यहाँ पर जे डॉट ए, तो आई हो गया कितना, जे डॉट ए आ गया, और ए की वैल्यू है जे नॉट पाई आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, जे इंटू जे नॉट पाई आर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में मैं वेरिएबल करंट डेंसिटी ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, पहली बार में इसको समझने में आपको समस्याएं हो सकती है, तो बाद में कभी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग में आए हुए हैं, हमसे भी कभी कभी सिंपल इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन पूछता है। सो आप देखिए, हमारे पास एक वायर, रेडियस ऑफ अ वायर इज आर, फाइंड करंट थ्रू द वायर। तो हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस कितना दिया है आर, और उस वायर से कितना करंट फ्लो होकर जा रहा है ये अपने को बताना है। अब करंट निकालना है तो ये तो हमें बता दे कि एन ई ए बी डी, एन कितना है, एरिया कितना है, डिफ वेलोसिटी कितना है, निकाल सकते हैं, या हम सिंपली करंट डेंसिटी। सो हमें क्वेश्चन पहला पार्ट में दिया इफ करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू जे नॉट आर बाई आर, तो क्या यहाँ पर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं है, नीचे लिखा हुआ है कि वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो जैसे जैसे आप एक्सिस पर आएंगे तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो है, और सरफेस पे चले जाएंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आर से आर कट जाएगा तो जे नॉट हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में एक्सिस पर करंट डेंसिटी जीरो है और सरफेस पर करंट डेंसिटी कितनी है, जे नॉट है। सो करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें उसे इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना होगा। और सेकंड वाले पार्ट में भी हम देखते हैं जे इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी जो करंट डेंसिटी जे है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो दोनों में ही करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो करंट हमेशा कहाँ से निकालेंगे, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आप थोड़ा सा यहाँ सीखिए। जैसे ये तो मेरी वायर है, अब इस वायर के जो क्रॉस सेक्शन है ये तो देखो डिस्क हुआ है आर, लेकिन सेंटर से लेकर ये जो डिस्क है इस बीच में हमारी करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर जगह पे करंट अलग अलग है, इसलिए हम टोटल एरिया एक साथ तो ले नहीं सकते। सो यहाँ पर एरिया तो हमारी टोटल क्रॉस सेक्शन की कितनी है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उस पूरी एरिया में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस डिस्क को क्या करेंगे छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करेंगे। सो आप देखो पहले हम ये एक पतली रिंग मान लिए, इस तरीके से हम इस रिंग की विड्थ बढ़ाते रहेंगे, फिर और बढ़ा देंगे, फिर और बढ़ा देंगे, इस तरीके से रिंग के ऊपर रिंग जोड़ते रहेंगे और हमारी डिस्क बन जाएगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर रेडियस का एक रिंग माना, फिर रिंग की विड्थ कितनी मान लिया डी आर, तो एरिया कितनी हो जाएगी। एरिया निकालने के लिए यदि मेरे पास एक रिंग है ये और इस रिंग का रेडियस आर है, तो इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। यदि मैं इसे काट के ओपन कर दूं तो एक वायर बनेगी, यदि वायर बनेगी तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और इस रिंग की अपनी विड्थ भी है, तो आप जब इसे काट करके फैलाएंगे तो ये फैल करके रेक्टेंगल बन जाएगी इस तरीके से, तो एक रेक्टेंगल बन गया और इसकी विड्थ कितनी है डी आर, तो एक रेक्टेंगल बना जिसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर और विड्थ कितनी है डी आर। सो कभी भी आपके पास कोई रिंग हो तो मान लेते हैं रिंग का रेडियस आर है, तो उसका जो सरकमफरेंस है मतलब लेंथ हो कितना हो गया 2 पाई आर, और आगे लेंथ की रिंग की चौड़ाई कितनी है डी आर है। सो एरिया कितनी होगी लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी आई 2 पाई आर और विड्थ कितनी हुई डी आर। सो एरिया हमारे पास कितना हो गया, सो एरिया देखिए आप यहाँ पर आ गया 2 पाई आर इंटू डी आर। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर जो है 2 पाई आर तो उसकी लेंथ है और डी आर विड्थ है। अब चूँकि करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए आई की जो वैल्यू होगी जे इंटू डी ए के बराबर होगी। सो यहाँ पर जे मैंने लिख दिया जे नॉट आर डिवाइड बाई आर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डी ए मैंने लिख दिया कितना 2 पाई आर इंटू डी आर। सो आप देखिए आर इंटू आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, जे नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, तो मैंने बाहर क्या लिया 2 पाई जे नॉट बाई आर और अंदर कितना हो गया आर स्क्वायर डी आर। अब इंटीग्रल में आपको कुछ इंटीग्रल के बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, सो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। x टू द पावर n dx ये हम जानते हैं, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सो पावर यहाँ पर कितना है 2, तो 2+1 कितना हुआ 3, तो 3 डिवाइड बाई 3, इसलिए आर स्क्वायर का इंटीग्रल तो यहाँ पर कितना हो गया r³/3। सो कभी भी आपको इसी कॉपी में जहाँ आप पढ़ते हैं वहीं पर आप साइड में, जैसे मैं साइड में लिख रहा हूँ वहाँ पर आप साइड में खींच करके आप हमेशा लिख सकते हैं। अब अपना तो साइड ये भर गया है तो मैं इसको थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ। सो आप हमेशा इसको जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको इंटीग्रल लिखना है तो आप इंटीग्रल लिख सकते हैं x² dx किसके इक्वल हो जाएगा x³ के। सो कभी भी आप इसको डिराइव करेंगे तो आपको जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने r² को इंटीग्रल को r³ क्यों लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि पहले अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे तो r³ हो गया और एक r³ से r कट जाएगा तो कितना बचा r², नीचे 3 था तो 3 आ गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2 पाई जे नॉट r³/3। अब देखो टोटल जो एरिया थी रिंग की वो तो थी कितनी पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ ए लिख दिया, तो कितना हो गया पाई और आर स्क्वायर खत्म हो गया तो 2a जे नॉट डिवाइड बाई 3। इस तरीके से हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो करंट डेंसिटी पर बेस्ड हमने 2-3 क्वेश्चन लिए, 2 में करंट डेंसिटी मैंने अभी यूनिफॉर्म लिया था और इन 2 पार्ट में मैं करंट डेंसिटी वेरिएबल ले रहा हूँ। कभी भी करंट डेंसिटी यदि वेरिएबल है और हमें करंट निकालना है तो सबसे पहली बात अपने को इंटीग्रेट करना है। हमें इंटीग्रल का बहुत आसान सा फंक्शन देंगे, आते हैं हमारे पर इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन, तो हमारे लिए x टू द पावर n, e टू द पावर x, sin x, cos x, इससे ज़्यादा कोई इंटीग्रल का हमारा काम नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर x टू द पावर n का इंटीग्रल लिया। अगले पार्ट में आ जाइए। अगले पार्ट में हमें करंट डेंसिटी आप देख लीजिए, करंट डेंसिटी बी नंबर पार्ट में कितना दिया था J = J0 I - R/R दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी करंट डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है डिस्टेंस, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना था J0 R/R और यहाँ है J0 1 - ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक दूसरे को उल्टा लिया। यदि आप यहाँ R की वैल्यू 0 रखेंगे एक्सिस पर तो R 0 रखो तो J0 हो जाएगा, और यदि आप सरफेस पर चले जाएंगे तो स्मॉल और कैपिटल R के इक्वल होगा। सो यहाँ R से R कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। सो पहले क्वेश्चन में एक्सिस पर करंट डेंसिटी 0 है और सरफेस पर कितनी है J0,
दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सिस पर कितना लिया है J0 और सरफेस पे ले लिया है 0, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन है। अब आप इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए, वही काम करेंगे, एक रिंग मानेंगे जिसका रेडियस r ले लेंगे और उसकी विड्थ कितनी मान लेंगे dr, सो विड्थ ऑफ द रिंग इज dr। सो एरिया मैंने अभी आपको बताया है, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr के। बहुत आसान है, अपनी कॉपी में हमेशा कंप्लीट लिखिए जिससे रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो लेंथ कितनी 2 पाई r, तो यहाँ लिखिए 2 पाई r और ये है आपकी विड्थ, दिस इज़ योर विड्थ, तो विड्थ हो गई dr और रेक्टेंगल की एरिया होगी हमेशा l इंटू बी। तो ये जो रिंग हमने बनाया है इस रिंग की एरिया हो गई 2 पाई r dr। अब आप देख लो एरिया हो गई, तो j की वैल्यू J0 1 माइनस r बाई r, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और एरिया लिख दिया मैंने 2 पाई r dr। अब आप देखिए J0 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई J0 बाहर ले लिया, इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r और r इंटू r स्क्वायर बाई r, तो इंटीग्रल कर दिया जाए तो r का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 और माइनस r स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर बाई 3। फिर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो 0 है, तो यह हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, एक r से r कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर बाई 3, 2 और 3 कैल्शियम यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया 6, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो यहाँ 2 पाई J0 था, तो 2 पाई J0 r स्क्वायर बाई 6, 2 से 6 को काट दिया, तो यहाँ आ जाएगा पाई J0 r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और पाई r स्क्वायर को a लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा J0 a बाई 3। तो यह तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको रेडियस के टर्म्स में देंगे, रेडियस के टर्म्स में यदि नहीं दिया हुआ है सो हमें वो जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के टर्म्स में दिया जा सकता है। सो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है। एक बार आप देखिए, फिर वीडियो बंद करिए, फिर अपने आप सॉल्व कीजिए, नहीं लगता है तो आप दोबारा देखिए, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा अपने आप लगाइए। जितनी बेसिक मैथमेटिक्स अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी उतना ही हम बहुत आसानी से बता पाएंगे आगे चल करके और हमारा रिवीजन ही फास्ट हो पाएगा। अब हम लोग इसमें लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। इन 20 क्वेश्चन को क्लास में कराने में पूरे के पूरे 2 लेक्चर लगते हैं, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन को डिक्टेट कराना, तो डिक्टेट करेंगे तो लिखेंगे, फिर एक बार समझाना, फिर बच्चा दोबारा कॉपी करेगा, फिर हमें उसको दोबारा उतारना, तो इसलिए इन 2 को करने में 2 लेक्चर या 2 लेक्चर से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। मतलब क्या चीज़ पूछ रहा है, नंबर डेंसिटी पूछ रहा है अपने से इन ए कॉपर वायर। तो हमारे पास यदि कॉपर का वायर दे या कुछ भी दे, मतलब कॉपर हमें दे दिया, कॉपर का वायर, कॉपर का ब्लॉक, कॉपर का रॉड, कॉपर की थाली, कॉपर का गिलास, कुछ भी दे रखा है, तो हमें उसके पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि कुछ नहीं बोला जाए तो हम कभी बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे थे। ईच कॉपर एटम प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं शुरू में जब आपको डूड मॉडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि जब भी मेटल का क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल तो बनेगा एटम से, एटम एक रेगुलर पैटर्न में कंबाइन होंगे, ये आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाएगा। सो एटम का एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और वो पार्टिकुलर अरेंजमेंट जिसको लैटिस बोलते हैं वो पूरे मटेरियल में बार बार क्या करती रहती है, रिपीट होती रहती है। सो उसमें से एटम है, उनके अपने बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो जब एटम मिल करके लैटिस बनाएंगे तो उसके जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ करके बाहर चले आते हैं। सो कॉपर कितने प्रोवाइड करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया रह सकता है, अदरवाइज फिर ध्यान रखेंगे। और हमें 2 टर्म और दिया, डेंसिटी ऑफ कॉपर। सो मैंने देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर मिला है, तो कॉपर की डेंसिटी कितनी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मोलर मास कितना दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। अब आप देखिए अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है पर मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा टोटल नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉपर एटम से, तो सबसे पहले कॉपर एटम के नंबर निकालेंगे। कॉपर एटम के नंबर निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइड बाई एटॉमिक मास या मोलर मास। तो मास कितना दिया है m, मोलर मास ये हो गया। अब क्वेश्चन में मास तो दिया नहीं है, सो हम यहाँ पर मोल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास कितना दिया है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई m। अभी आप वीडियो देखते समय केवल अभी समझिए, फिर अगली स्लाइड में इसका सिस्टमेटिक कंप्लीट सोल्यूशन लिखा रहता है। हम यहाँ पर जो स्क्रैच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप नंबर ऑफ़ एटम्स लिखेंगे। सो नंबर ऑफ़ एटम्स होता है मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर। यदि इनमें से आपको कोई फार्मूला नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, वैसे है ये बहुत आसान। सो नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बता दिया m/m इंटू अवोगाद्रो नंबर, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जितने एटम होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, सो मैंने सबसे पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल है तो मास डिवाइड बाय मोलर मास, एटम है तो मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाए कितना, m/m। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितना निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है यहाँ पर m इंटू, हाँ यहाँ पर m/m और n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आ गया वो इतने कॉपर एटम्स हो गए। अब देखिए, ईच कॉपर एटम प्रोवाइड्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो जितने कॉपर एटम है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना था, m इंटू n। अब देखिए ये एकदम बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जितने कॉपर एटम होंगे उतने उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए कितना आया था, mNa/m डिवाइड बाई v, ऐसे डिवाइड कर दिया। फिर आप अगली सॉल्व कर सकते हैं। सो आप देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया। सो वैल्यू कितनी लिख दिया, यहाँ पर आप देखिए मास आया हुआ, मास की जगह कितना लिख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और फिर अवोगाद्रो नंबर था तो अवोगाद्रो नंबर लिख दिया, और नीचे एम भी था, एम भी लिख दिया ये। सो वी से वी कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, n इज इक्वल टू डेंसिटी अवोगाद्रो नंबर बाई m। सो यू जी एज ए रिजल्ट। तो आप इसको याद रख सकते हैं फार्मूले की तरह। सो यदि हम किसी भी एटम में, किसी भी मेटल में जिसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होंगे, डेंसिटी इंटू अवोगाद्रो नंबर डिवाइड बाई मोलर मास m। तो वैल्यू लिख दिया जाए 8.92 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और मोलर मास दिया हुआ है। चूँकि मैंने सब सीजीएस यूनिट में वैल्यू पुट कर दिया। आप देखिए यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ग्राम पर मोल, तो आप जब डिवाइड करेंगे ग्राम पर ग्राम कट जाएगा, और इस तरीके से हमें जो वैल्यू आएगी पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, पर सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा तो ये आंसर कितना आया, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद मैंने मीटर क्यूब बदल दिया है। तो मीटर क्यूब में कैसे बदला, 1 मीटर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर क्यूब, 10⁻² मीटर। अब हमें निकालना 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 10⁻² का क्यूब कितना हुआ, 10⁻⁻6। ये तो नीचे है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +6 हो गया, तो 23 + 6 कितना हो गया, 29। बट यहाँ डेसिमल 0.85 था, मैंने 8.5 लिख दिया, तो यह आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻28। सो यहाँ तक मैंने आपको करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी ये सब बता दिया, और सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चन करा दिया है। AIEEE जिसको हम JEE मेन बोलते हैं, JEE एडवांस, एम्स, नीट, अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं 20-25 साल में, इनसे हट के कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो सिर्फ आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बाकी इस पर आपको DPP प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे हम।